मुझे आपने अपने चैनल पर स्पेस दिया है। सबके सामाजिक लीडर्स हैं, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर। आज हमारे आइडल हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, और रिपब्लिक कंट्री में अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है वो पॉलिटिक्स में होती है। और एमआईएम पार्टी एक समाज के दबे कुचले एक कम्युनिटी है जिसकी बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार यात्रा। आज की कड़ी में हम ऐसे रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा क्षेत्र में एक जो कदम उन्होंने शुरुआत में रखा था, आज वो बड़ा एक ब्रांड बनते जा रहा है। और राशन की समस्या हो, लोगों के गैस, पानी और जो भी जरूरत की जो चीज़ें हैं, जो भी समस्या रही हो, उसके ऊपर उन्होंने छात्र जीवन से लेकर अपने नैतिक जीवन तक उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया है। तो आइए मिलते हैं अतीक सर से। अतीक सर, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है। पहले समाज सेवा छात्र जीवन से शुरुआत की, फिर समाज सेवा क्षेत्र में आए और आज एक पार्टी के आप तालुका अध्यक्ष हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे कवर किया। जनरली मुझे कोई मीडिया वाले कवर करते नहीं, क्योंकि मैं कवर करने के लिए 500, 1000 या 2000 रुपये नहीं देता हूँ। तो ये आपकी जो समाचार यात्रा है, इसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि फ्री में मेरा इंटरव्यू आप कर रहे हैं और मुझे आपने अपने चैनल पर स्पेस दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों का काम होना चाहिए। लोगों का काम करने के लिए, चाहे वो बैनर हो या कोई भी बैनर हो, सही लोगों के साथ जुड़कर सही काम करने के लिए अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है। बताया जा रहा था कि पहले जैसा कि हम लोग देखते थे, सुनते भी थे कि पहले आप करके एक पार्टी है जो दिल्ली में, पंजाब में उनकी सरकारें हैं, तो उनसे जो है कि मतलब आप जुड़े हुए थे। फिर अचानक क्या हुआ कि आप AIMM से जुड़े? देखिए, आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ था। आम आदमी पार्टी से मेरे जुड़ने का मेन कारण ये था कि मैंने उनके दिल्ली मॉडल को देखा। मुझे लगा कि काम अच्छा चल रहा है, मैं जुड़ गया उनके साथ। फिर जब मैं अंदर जाकर मैंने देखा, फिर दिल्ली के जो CM हैं उनकी मैंने थोड़ी सी और ज़्यादा डीप स्टडी की, तो पता चला वो जो है वो BJP के ही नक्शे कदम पर अपने पैर रखे हुए हैं। और एज अ मुस्लिम मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुस्लिम्स के जो मुद्दे हैं, ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी रहते हैं, सबका अधिकार है। और सबके सामाजिक लीडर्स हैं, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर। आज हमारे आइडल हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। SC समाज के साथ जो बुराइयां चल रही थी उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और वो बाबा साहेब अम्बेडकर बन गए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। तो मुस्लिम्स इश्यूज़ के ऊपर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है जो अपने कदम पीछे ले रही है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल चैंटिंग्स जो मुस्लिम्स के विरुद्ध में लगे थे दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आना, तो पर्सनली मुझे वो आहत कर गया। और मुझे लगा कि ये पार्टी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गुजर रही है। और सॉफ्ट हिंदू होना एक अलग बात है। हमारे जवाहरलाल नेहरू भी हिंदू थे, महात्मा गांधी भी हिंदू थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी हिंदू थे, भगत सिंह भी हिंदू थे। हिंदू मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले। और हम हर लीडर को अपना आइडल मानते हैं। ये वो लीडर हैं जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई, ये वो लीडर हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ पेश की। तो ऐसे लीडर्स के लिए बात हिंदू और हिंदुत्व में बढ़ जाती है। ये लोग हिंदू थे, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुइज़्म जो है वो दिखाया कि भाई हिंदुइज़्म में स्पेस मिलता है कि आप अगर कोई किसी भी धर्म जाति के हो, आपको प्रॉपर स्पेस मिलेगा, आपको बराबर राइट्स मिलेंगे, आपके सारे अधिकार होंगे। लेकिन जो हिंदुत्व का नया जो मुद्दा इन लोग BJP वालों ने छेड़ दिया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के रंग रूप में बदलता नजर आ रहा है। और हिंदुत्व का मुद्दा ये है कि एक्सेप्ट हिंदू हिंदुस्तान में कोई नहीं। मैं ऐसी जगह जाऊंगा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है, जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। लेकिन सर ऐसा है कि पहले आपको समाज सेवा क्षेत्र में बहुत अच्छा आप काम कर रहे थे, राशन की मुद्दा उठाते थे, कई दुकानों पर राशन नहीं आता था तो वहाँ पर आप खड़े होकर उनकी समस्याएं सुनते थे। गैस का बीच में प्रॉब्लम था, पानी के प्रॉब्लम थे, एजुकेशन के प्रॉब्लम थे, तो इन सब मुद्दों को
आप अपने साथियों के साथ में उठाते थे और बड़े मतलब उससे तल्लीनता से उठाते थे, तो क्या वजह हो गई कि आपको ऐसा लगा कि मुझे किसी पार्टी की से जुड़कर इन सारे कामों को अंजाम देना पड़ा? आपको अपने आप पे विश्वास नहीं था? देखिए, हम भारत में रह रहे हैं और भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, और रिपब्लिक कंट्री में अल्टीमेट अथॉरिटी जो होती है वो पॉलिटिक्स में होती है, पॉलिटिशियंस के पास होती है। आज प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट, ये सारे पॉलिटिशियंस लोग हैं। अब मैं जो काम कर रहा था समाज का, उस काम में अड़चन ये आ रही थी कि अगर मैं बीएमसी में ऑफिस में जाता हूँ, वार्ड ऑफिसर से मिलने जाता हूँ, तो वार्ड ऑफिसर मुझे 4 घंटा इंतजार करवाता है, ये सोचकर कि मेरे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं। मैं अगर राशन ऑफिस जाता हूँ तो राशन ऑफिस में मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप हो कौन, पहले वो बताओ। मैं अभी बीएमसी हॉस्पिटल गया हुआ था, देवनार म्यूनिसिपल हॉस्पिटल, वहाँ पर एडमिन मुझे बोलता है पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो ये जो हम लोगों के समाज में मतलब एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ बन गई है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो उनके एजेंट्स हैं उनको स्पेस दिया जाता है, उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ दी जाती हैं, और जो समाज सेवक हैं, जो रियल में समाज सेवा कर रहे हैं, उनको बाहर खड़ा कर इंतज़ार कराया जाता है। तो बस इसी हर्डल की वजह से मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा, और अब मुझे ये रुकावटें नहीं आ रही हैं कि मुझे वार्ड ऑफिसर से मिलना है तो मैं फ़ोन करता हूँ तो वो टाइम दे देते कि इस समय पर आ जाओ। मुझे राशन ऑफिसर से मिलना है तो वो हर समय मुझसे मिलने के लिए तैयार है। पुलिस ऑफिसर मुझे मिलने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा हो गया हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ। तो आपने AIMIM ही क्यों चुना? हाँ, ये एक आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AIMIM मैंने चुना, एक मैं ऐसी पार्टी में था जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द हिंदुत्व टेंड हो चुकी है। वहाँ पर उनका जो रास्ता हिंदुत्व का बन गया है। MIM पार्टी मैंने इसलिए चुना, आज से 1-1.5 महीना पहले मैंने MIM पार्टी चुना। उसके पहले मैं MIM पार्टी को नहीं चुनता और ना मैं इसका प्रचार कर रहा था। उसका रीज़न ये था कि अकबरुद्दीन अवैसी की जो स्पीच थी, उस स्पीच को पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस स्पीच को खारिज कर दिया कि ऐसी कोई स्पीच नहीं है, कोई हेट स्पीच नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको ये कह दिया कि वो हेट स्पीच नहीं थी, तो MIM से विरुद्ध और MIM के खिलाफ खड़े रहने का कोई सेंस नहीं बनता है। दूसरी चीज़ ये, ओवैसी जो खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट रत्न का अवार्ड मिलता है। और पार्लियामेंट रत्न का अवार्ड इसलिए मिलता है कि वो जितने भी मुद्दे उन्होंने एक नॉन गवर्नमेंट MP होने के नाते जितने भी क्वेश्चन उठाए, सारे के सारे क्वेश्चन उनके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे। और जितनी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हैं, कोई दूसरा MP नहीं करता है। तो मैं अभी पॉलिटिक्स में न्यू हूँ, मुझे पॉलिटिक्स सीखना है, और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वाली पॉलिटिक्स सीखना है, तो उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर गुरु मुझे कोई नज़र नहीं आया। तो इसीलिए मैंने MIM पार्टी ज्वाइन किया। नहीं, कहा तो ऐसा भी जाता है कि AIMIM जो है ये भी जातिवादी पार्टी है, क्या कहेंगे? कहा तो जाता है जातिवादी पार्टी है, लेकिन इसका कोई एनालिसिस जो है जातिवादी दिखाता नहीं है। अब मैं आपको एक लेटेस्ट एनालिसिस बताता हूँ। कहा यह जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो वोट कट करके बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो यूपी इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो उनकी जो पोजीशन थी MIM की, 0.6 समथिंग% वोट शेयर हुआ। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी हार जाती है, और बीजेपी पहले से भी ज़्यादा वोट शेयर लेकर अपनी सरकार फिर से बनाती है। तो ये क्लियर कट दर्शाता है कि MIM पार्टी के लड़ने से बीजेपी को फ़ायदा नहीं पहुंचता है, और MIM पार्टी एक समाज के दबे कुचले एक कम्युनिटी है जिसकी बात कर रहा है। और सिर्फ MIM पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करता, MIM पार्टी दलित समाज की भी बात करता है, ST समाज की भी बात करता है, और हर उस बहू बहन बेटी की बात करता है जो दबा कुचला है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। सिर्फ बिल्किस बानो की बात नहीं करते, अन्य मुद्दों पर भी बोलते हैं। और अगर किसी गैर मुस्लिम लड़की के साथ गलत होता है तो उस मुद्दों पर भी असदुद्दीन ओवैसी जो है बेबाकी से स्पीच करते हैं, बेबाकी से स्टेटमेंट्स देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर वॉइस रेस करते हैं। तो एक लीडर ऐसा है जो बार बार पब्लिक के मुद्दों पर काम कर रहा है, जिसने गवर्नमेंट के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया, जिसने SMS के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया, जिसने डंपिंग के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया। तो ऐसे लीडर को एक्सेप्ट करने में मुझे ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता है कि MIM पार्टी जो है सिर्फ एक
समाज विशेष की है, ये हर दबे कुचले पिछड़े लोगों की पार्टी है और मैं चाहता हूँ हर दबा पिछड़ा जो कुचले लोग हैं वो इस पार्टी में आए और दिखा दें। सर, आप एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किए हो, जैसा कि अभी TYV काम का आपने एक वो किए हैं, तो एजुकेशन पर ही आपका ज़्यादा फोकस, जबकि अन्य मुद्दे हैं यहाँ पर जो है कि मतलब लोग चरस गांजे और पता नहीं क्या क्या लोग नशे के आदी हैं, इस पर भी आपने पिछले टाइम जो है कि मतलब इसी समाचार यात्रा के मंच पर ही आपने उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। अब वो सारी चीज़ें दब सी नजर गई है, दबने लगी है, क्या? देखिए, एजुकेशन पर मैं इसलिए काम करता हूँ कि एजुकेशन जो है वो एक बेसिक नीड है और हर जंग को आप एजुकेशन के वेपन से जीत सकते हो। तो यहाँ जो गोवंडी के लोग हैं, शिवाजी नगर मानकोट के लोग हैं, इनको जानबूझकर एजुकेशन से वंचित किया गया कि वो एजुकेशन ना ले लें, क्योंकि फ्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर सस्ते में जो कार्यकर्ता मिलते हैं वो अनएजुकेटेड कार्यकर्ता होते हैं। अगर मैं लिटरेट हो गया तो मैं चला जाऊंगा काम करने के लिए, मैं 10-12 घंटा अगर जॉब पर जाता हूं तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी को कार्यकर्ता नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए एजुकेशन से वंचित रखा गया, इसीलिए मैं एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करता हूं। और दूसरी बात आपकी ये कि नशे के ऊपर जो मैंने वॉइस रेज किया था, तो मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि नशे के ऊपर हम लोग एकदम ठोस कदम के साथ काम कर रहे हैं। हमने तकरीबन 20 RTI किए नशे के ऊपर और अभी लेटेस्ट में एक NCB को हमने RTI का जवाब मांगा था, तो RTI ने रिफ़र किया उसको दूसरे डिपार्टमेंट के पास, जबकि फाइनल अथॉरिटी जो है केस बुक करने वाली अथॉरिटी और सीज करने वाली अथॉरिटी NCB खुद है, लेकिन उसका डेटा उन लोगों ने रेफ़र कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनको इंस्ट्रक्शंस गया है कि ये सारे डेटा NCB खुद कलेक्ट करेगी और वेबसाइट पर देगी। तो ये हमारे RTI की वजह से हुआ है और बहुत जल्द हमारे RTIs आ जाएंगे और RTIs के बेसिस पर हम बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर PIL फाइल करने वाले हैं, क्योंकि ये जो नशे का इशू है ये कोई पर्सनल इशू नहीं है। आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, ये गोवंडी के 12 लाख आबादी में से मुझे लगता है कि तकरीबन 7 लाख पीपल जो हैं वो अपने इस राइट टू लाइफ वाले आर्टिकल से वंचित हैं। तो उनके फंडामेंटल राइट्स के सिक्योरिटी के लिए हम लोगों की कंटिन्यूसली स्टडी चल रही है। मेरे पास UPSC के स्टूडेंट्स हैं, वो कंटिन्यूसली RTI पर काम कर रहे हैं, NCB की रिपोर्ट्स पर काम कर रहे हैं। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने कितने रिपोर्ट्स लिए, हमने उनसे भी RTI करके जवाब मांगा है कि आपने कितने एक्शंस लिए, कितने केसेस आपके यहाँ पर बुक हुए हैं, या हमने BMC में भी RTI किया कि आपने कितने लोगों को रिहाब सेंटर में भेजा है। सो ये सारी RTI का जब डेटा जमा हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में काम करेंगे और सिर्फ रैलीज कर और नशा करने वालों को पकड़वा कर या नशा जो लोग बेच रहे हैं छोटे छोटे उस क्वांटिटीज़ में, उन लोगों को पकड़वा कर नशा जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता। नशा एक बहुत बड़ा रैकेट है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को खुद काम करना पड़ेगा। समाज सेवक सिर्फ अवेयरनेस करने का काम कर सकते हैं। सो हम अवेयरनेस से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने तक का काम इसके ऊपर कर रहे हैं और ये काम होगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि 12 लाख की आबादी में अध्यक्ष एक ऐसे शख्स है जिन्होंने नशे के ऊपर PIL दाखिल किया है। अब सवाल ये उठता है कि उनको ये प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास को लोग किस तरीके से लेते हैं। सर, एक सवाल एक समझ में उठता है कि जो आप ये प्रयास कर रहे हो, आपके इस प्रयास को यहाँ के कुछ पॉलिटिशियनों को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, आपको क्या लग रहा है? देखिए, मुझे धमकियाँ तो काफ़ी लोग देते हैं। पुलिस स्टेशन में बैठकर कुछ पॉलिटिशियंस ने मुझे धमकियाँ दी थी, तो किसी की धमकियों से मुझे डर नहीं लगता। और देखिए, मौत एक दिन आनी है। लोग इसलिए नशे पर काम नहीं करना चाहते, वो डरते हैं कि उनकी फैमिली है, वो है। मौत एक दिन आनी है। मौत से मरना नहीं होता, लेकिन ये अपने लोगों को मरते देखना, ये असल मौत ये है। तो एक दिन मर जाना मुझे बेहतर लगता है रोज़ रोज़ मौतें देखने। मेरे कई एक स्टूडेंट जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो जब नशा करते हुए दिखते हैं मुझे या नशा छुपाते हुए दिखते हैं, तो उस दिन मेरी मौत हो जाती है। तो ये रोज़ रोज़ के मरने से अच्छा है कि इस पर काम किया जाए, और मौत आनी होगी तो कोई भी आकर मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी भी क्यों मौत आई, भगत सिंह को भी मौत आई, उन्होंने देश से खराबियों को भगाया। आज गोवंडी के अंदर इतनी बुराइयां हैं, नेता गोवंडी के अंदर अगर आप देखोगे तो समाज सेवक से लेकर पॉलिटिशियन तक नेशनल लेवल के, जिनकी पहचान जो है वो प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर राष्ट्रपति तक उनकी पहचान है। लेकिन गोवंडी के बेसिक मुद्दे
इसके ऊपर वॉइस रेस करने को तैयार नहीं। क्यों? इसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठ सकता। मुझे काम करना है और समाज को अपने बेहतर समाज, हेल्दी समाज और एजुकेटेड समाज देखना है। उसी दिन मेरी ज़िंदगी जो है वो सफल होगी जिस दिन मैं गोवंडी के अंदर एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ को प्रॉपर मात्रा में देखूँ कि लोग एजुकेशन भी ले पा रहे हैं और हेल्दी भी हैं, वरना मेरी रोज़ मौत हो रही है। सर ये एक बात ऐसा समझ में नहीं आया, जैसा कि आपने हेल्थ की बात की, यहाँ पे पॉल्यूशन जो है कि मतलब बढ़ता ही जा रहा है। इसके ऊपर जैसे बहुत सारी SMS कंपनी है, दूसरे जो है पर्यावरण को जो है कि मतलब बाधित करते हैं, तो आप भी इसके ऊपर काम किए हो, तो आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो एमिस्ट वार्ड है, इस वार्ड के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और बहुत शर्म की बात यह है कि नासा ने प्रोजेक्शन करके 2019 में बताया था कि यहाँ से पोल्यूशन निकल रहा है जो पूरे वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचाने वाला है। ये बहुत शर्म की बात है एमिस्ट वार्ड के लिए। उसका मेन कारण यह है कि एमिस्ट वार्ड में पिछले 15 सालों से एक पार्टी जो है वो अपना धाक जमा कर रखी हुई है और उससे कहीं ज़्यादा शर्म की बात यह है कि जो एमिस्ट वार्ड का ऑफिसर है, जो इस वार्ड को चमका सकते हैं, वो ऑफिसर उनके फ़ोन करने पर संडास का, बाथरूम का रिबन काटने के लिए आ जाते हैं। लेकिन वही SMS कंपनी से निकलने वाला धुआं, डंपिंग से निकलने वाला धुआं, डंपिंग से निकलने वाली गैसेस जो लीक कर रही हैं, मिथाइन वगैरह की गैसेस जो है वो लीक करना शुरू कर गई हैं, नाले जो भर जाते हैं, मीजल्स का आउटब्रेक हो गया, बच्चे यहाँ पर डेथ कर जा रहे हैं, टीबी का हॉटस्पॉट बन गया है। इसके ऊपर कभी उनका एक स्टेटमेंट नहीं आता। ये बहुत शर्म की बात है। पढ़ लिख कर, ऑफिसर बनकर आप समाज के लिए सोचते हो कि कुछ बेहतर करें और आज जब आपको मौका मिला है तो आप एक पार्टी विशेष के साथ पीछे पीछे घूमते हो। ऐसा लगता है आप समाज के कार्यकर्ता, समाज के काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं मिला है। ऐसा लगता है किसी पार्टी का कार्यकर्ता है वो हर जगह मौजूद होता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है और इसके लिए जो एनवायरनमेंट पर काम कर रहे हैं, देखिए मैंने जो काम किया है वो तो ठीक है, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा काम फयाज करके एक बंदा है, फयाज शेख, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर। ये SMS कंपनी हटाओ संघर्ष समिति है, उन लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा महीनों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी संस्थाएं एक हो जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़े कि आप भाई समाज के नौकर हो या किसी पार्टी विशेष के नौकर हो। इस तरह से जब जवाबदेही ली जाएगी तब कहीं जाकर गोवंडी का एनवायरनमेंट जो है वो ठीक हो सकता है। जो जनप्रतिनिधि पहले थे, बॉडी डिसॉल्व हो गई। जो कॉर्पोरेटर्स पहले थे, क्या वो इतने लाचार हैं या वो समझ गए कि अब जीत कर नहीं आना है? अगर उन्होंने काम किया होता तो उनको पता चलता है कि हम जीत कर आएंगे। और अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन है, यही एडमिनिस्ट्रेटर है, उनको पता होता है कि ये जीत कर आएगा तो कल मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये काम नहीं करते। मैं आपको क्लियर कट खुले अल्फाज में कहता हूँ कि जो जनप्रतिनिधि जीताकर हमने भेजा था वो जनप्रतिनिधि नहीं थे, वो BMC के ऑफिसर्स के एजेंट होते हैं। कल भी 17% 18% पर काम कर रहे थे, आज भी 17-18% पर काम कर रहे हैं। उनको पता है वॉइस रेस किया जा सकता है, चिल्लाया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें सिर्फ पोजीशन से हटाया गया, लेकिन वो आज भी जनता के प्रतिनिधि हैं। तो क्वेश्चन उन्हें पूछना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछने का मेन कारण ये है कि वो 17-18% पर आज भी उनके एजेंट बने हुए। तो कद्दू कटा हुआ है, सब में बट रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हमारे जनप्रतिनिधि तक सब एंजॉय कर रहे हैं, सब पैसे बांट कर खा रहे हैं। 37,000 करोड़ रुपए का बजट है हमारे मुंबई का। 37,000 करोड़ के बजट को अगर 5 साल 37,000 करोड़ लगा दिया जाए तो हमारा मुंबई जो है ये वॉशिंगटन DC से कम नहीं, जबकि इसका बजट भी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा बजट है। राज्य के कई एक राज्य है जिनसे बड़ा बजट है हमारा, लेकिन उस बजट को मिलकर 227 नगर सेवक और ये एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह आपस में बांट लेते हैं कि बारिश में पता चल जाता है कि जो आदमी जितने पानी में था वो उतने पानी में ही है। तो बारिश जो है, कुदरत जो है वो पोल खोल देती है। तो आप समझ सकते हैं कि बने हुए गटर को फिर से तोड़कर बनाया जा रहा है, बने हुए रोडों के ऊपर डामर डालकर फिर से बनाया जा रहा है। जहाँ पर काम की जरूरत है वहाँ काम नहीं किया जा रहा है, जहाँ से कट मिलता है, जहाँ पर प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर काम हो रहा है। समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े बहुत सारी समस्याओं को आपने हमारे चैनल पर शेयर किया और ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरीके से हमें शेयर करते रहेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद समाचार यात्रा में आने के लिए। शुक्रिया।
तो दोस्तों ये थे अतीक सर, अतीक अहमद खान सर, जिन्होंने जो है कि मतलब बड़े बेबाकी से अपनी बात रखी, चाहे वो नशे के ऊपर हो, चाहे वो समाज सेवा क्षेत्र की बात हो, एजुकेशन की बात हो, यहाँ पर पॉल्यूशन की बात हो। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ एक हॉस्पिटल है, उसकी कुछ समस्याएं थी, एडमिनिस्ट्रेशन नगर सेवक तो आज है नहीं, उनके बदले में क्या हो रहा है, आज भी नगर सेवक वहाँ पे अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इन सारे मुद्दों को उन्होंने बड़ी बेबाकी से समाचार यात्रा पर रखी। अब देखना है ये सारी चीजें परोस कर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, और आप देखते रहिए समाचार यात्रा, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि हम इससे जो मतलब हमारा एक हौसला बढ़ता है, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा एक हौसला बढ़ता है, और हम अच्छे से अच्छी खबरों को आपके लिए परोसते रहेंगे। देखते रहिए समाचार यात्रा।